एक आदमी अपनी पत्नी का पीछा करता हुआ वहां पहुंच जाता है जहां वो अक्सर जाया करती थी। वो एक कपड़े की दुकान होती है। जैसे ही पति इसमें प्रवेश करता है तो पत्नी घबरा जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये आखिरकार यहाँ कैसे पहुँच गया। इसी बीच में पति पूछता है कि तुम तो कहती थी कि मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ, लेकिन ये तो कपड़े की दुकान है। जैसे ही पत्नी ने ये बात सुनी तो पत्नी कहती है कि मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, तुम बस शांत रहो, शोर मत मचाओ। लेकिन उसका पति शोर मचाने लगता है तो पत्नी को अजीब लगता है। जो दुकान का मालिक होता है उससे कहती है कि इसे शांत करने की कोशिश करिए, लेकिन पति जो था वो शांत नहीं हो रहा था। उसी दुकान के ऊपर में एक और दुकान होती है। वो ऊपर वहाँ पे जाते हैं और फिर वहाँ पर पति को समझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन पति का गुस्सा जो था वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीच में एक लोहे की रॉड थी जिसे बहुत ताकत के साथ बहुत जोर से उस व्यक्ति को मारा जाता है। उसके बाद वो बेहोश होकर गिर जाता है। जो दुकान का मालिक होता है वो डर जाता है, घबरा जाता है। साथ ही जो उसकी पत्नी है वो भी डर जाती है, क्योंकि जब इसे होश आएगा ये बात पुलिस तक पहुंचेगी और मामला फिर जेल तक पहुंच सकता है। इसलिए वो सोचती है कि इसे हमेशा के लिए खामोश करना होगा, शांत करना होगा। इसी बीच में एक रस्सी से उसका गला घोटा जाता है और गला घोटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। इस बीच में वे करते क्या है कि इस लाश को ले जाकर एक बाइक पर रखते हैं, यानी कि एक प्लास्टिक के कट्टे में रखते हैं और शहर में इधर उधर घूमते हैं ताकि इस लाश को ठिकाना लगाया जा सके। लेकिन लाश को जब ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे तो लाश को ठिकाना जरूर लगा पाते हैं, लेकिन पूरी मात्रा में नहीं लगा पाते। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का जब खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक ऐसी महिला जिसको बुढ़ापे में किसी व्यक्ति से इश्क हो जाता है और वो अपने इस इश्क को बनाए रखने के लिए अपनी पति को बहुत बुरी तरीके से मौत दे देती है। इस घटनाक्रम का खुलासा उसी दिन होता है जिस दिन उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड का खुलासा होता है, जिसमें साहिल शुक्ला ने अपने प्रेमिका मुस्कान रस्तोगी के साथ मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या की थी। जब इस हत्याकांड की खुलासा होती है तो लोग जयपुर के इस हत्याकांड को और मेरठ के हत्याकांड को आपस में जोड़कर लिंक करके देख रहे थे और कह रहे थे कि अब ये क्या जमाना चल रहा है, महिलाएं क्या कर रही है, अपने पति को किस तरह से बेरहमी से मौत के घाट उतार रही है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर का जो हाईवे है वहां पर एक रिंग रोड है। रिंग रोड के पास ही एक नवेटिया का पुलिया है। दरअसल एक वाहन यहाँ पर आकर रुकता है, जिस वाहन में एक राहगीर बैठा हुआ होता है। वो काफ़ी देर से ही कोशिश कर रहा था कि कब वाहन रुके, कब वो गाड़ी से उतरे और कब जाकर वो टॉयलेट करे, क्योंकि वो टॉयलेट को लेकर बहुत देर से परेशान था। ये तारीख है 16 मार्च 2025 की। दोपहर के लगभग 1:30 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा। जब गाड़ी रोकी जाती है, राहगीर उतरते हैं। उतरने के बाद टॉयलेट करने लगता है और जब टॉयलेट कर रहा होता है उसकी नज़र एक चीज़ पर पड़ती है। सामने कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कुछ जला हुआ चीज़ है जो एक आदमी के सर जैसा दिखाई दे रहा था। टॉयलेट करने के बाद उसके पास जाता है और पास जाने के बाद जैसे ही उसको वो देखता है तो उसकी चीखें निकल जाती है। अब वाहन में जो आदमी बाकी सब लोग बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि बड़ा ही अजीब आदमी है, गाड़ी के अंदर बैठा था तब भी चीख रहा था, अब गाड़ी से बाहर निकला है टॉयलेट करने के लिए तो भी चीख रहा है। लोगों ने जब जाकर देखा तो वो लोग भी चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से एक लाश को देखा था और जो लाश थी वो भारी मात्रा में जल चुकी थी, लेकिन उसका जो सर था वो काफ़ी हद तक ठीक था, दिख रहा था। इसी बीच में नज़दीक पुलिस को सूचना दी जाती है और यहाँ के जो एसएचओ होते हैं उदय सिंह यादव, वो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुँच जाते हैं और यहाँ आने के बाद अब जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। प्रथम दृश्य में ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी व्यक्ति की पहले हत्या की गई है, कहीं यहाँ दूर से, और हत्या करने के बाद लाश को यहाँ लाया गया है और जलाने की कोशिश की गई है, लेकिन पूरी मात्रा में वो जल नहीं पाती है। इसी बीच में डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है और एफएसएल टीम बुलाई जाती है। साथ ही आसपास के जितने भी लोग होते हैं यहाँ पर उनसे भी पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई बताने की स्थिति में नहीं था कि क्या हुआ है। अब पुलिस इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि किसी ने रस्सी से गला दबाकर इसकी हत्या की है। अब पुलिस इस व्यक्ति की पहचान करने में जुट जाती है और अखबार हो या फिर सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पे ये सूचना वायरल कर दी जाती है ताकि इसके बारे में पता चल सके।
तभी अगले दिन यानी कि 17 मार्च 2025 को सांगानेर का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम देवीलाल होता है वो थाने पहुंचता है और थाने पहुंचने के बाद कहता है कि मुझे एसएचओ साहब से मुलाकात करनी है। पुलिस वाले कहते हैं कि एसएचओ साहब तो बहुत बिजी हैं, आप हमें बताइए क्या बात है। लेकिन वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि मुझे सिर्फ उन्हीं से बात करनी है, आप एसएचओ साहब को बुला दो। जब एसएचओ साहब आते हैं तो वो कहता है कि जो उसके चाचा होते हैं उनकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है, नाम उनका धन्ना लाल है। 15 मार्च 2025 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास से वो अचानक घर से निकल जाते हैं और घर से निकलने के बाद वो लापता हो जाते हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहां हमने चाचा को तलाश नहीं की है, लेकिन चाचा कहीं मिल नहीं रहे हैं। उनके फ़ोन पे फ़ोन करते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ आता है। साहब हमारी मदद कर दीजिए। जब एसएचओ साहब ने ये बात सुनी तो वे कहने लगते हैं कि क्या करे यार, पहले ही एक लाश मिली हुई है, ऊपर से ये व्यक्ति आ गया है। तभी एक सिपाही उनके पास आता है और कहता है कि साहब अगर कोई दिक्कत ना हो तो जो फोटो हमने कलेक्ट की है उस लाश की, एक बार इस फोटो को इसे दिखाकर देखते हैं, कहीं हो सकता है कि इसी के चाचा हों। फिर एसएचओ उदय सिंह यादव कहते हैं कि देखो हमारे पास कुछ फोटोग्राफ है, आप देखकर बताओ कि तुम्हारे चाचा कहीं ऐसे तो नहीं दिखते। फिर उस फोटो को दिखाने के बाद जो लड़का होता है देवीलाल वो दहाड़े मार मार कर रोने लगता है। पुलिस समझ जाती है कि जिसकी लाश अभी एक दिन पहले ही मिली थी 16 मार्च को 1:30 बजे के आसपास, ये लाश इसी के चाचा की है जिसका नाम धन्ना लाल है, जो मोहाना मंडी में सब्जी बेचने का काम करते थे। इनकी एक पत्नी है जिसका नाम है गोपाली देवी, उसके 4 बच्चे हैं, 4 में से 3 बिटियां और तीनों बिटिया में से एक बिटिया की शादी हो चुकी है और एक बेटा है। जब ये वाली बात घर पे दी जाती है तब परिवार के लोग आते हैं और सीधा महात्मा गांधी हॉस्पिटल मॉर्ग में जहां शव को रखा गया था वहां पे आ जाते हैं। उस शव को देखने के बाद सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और सबसे ज़्यादा कोई रो रहा था तो गोपाली देवी रो रही थी जो कि उसकी पत्नी थी। पुलिस वाले उन्हें सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितनी जल्दी हो सकेगा हम इस घटनाक्रम का खुलासा करने की कोशिश करेंगे। पुलिस अब इस घटनाक्रम के खुलासे के लिए कई टीम गठित करती है और टीम गठित करने के बाद उस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे उन्हें खंगालना शुरू करती है। और जब सीसीटीवी कैमरा देखती है तो पुलिस वाले देखते हैं कि एक बाइक जो कि लगातार चक्कर काट रही है, उस पे एक आदमी बैठा हुआ है जिसने हेलमेट लगाया हुआ है, बीच में कोई भारी सी चीज रखी हुई है एक सफेद रंग के कट्टे में जो कि प्लास्टिक का कट्टा है, उसके पीछे एक महिला बैठी हुई है, महिला ने एक बड़ा सा घूंघट भी किया हुआ है। फिर इसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है। बाइक के नंबर से पुलिस पता करती है कि आखिरकार ये जो बाइक है वो किसके नाम पे है। तो पता चलता है कि ये बाइक सांगानेर में एक श्री श्याम फैशन के नाम से एक दुकान है और दुकान का ही एक मालिक होता है जिसका नाम दीनदयाल कुशवाहा होता है, उम्र जिसकी लगभग 30 साल के आसपास होती है। पुलिस सबसे पहले इसी के पास पहुंचती है क्योंकि यही एक प्राइम सस्पेक्ट होता है फिलहाल के लिए। इससे जब पूछा जाता है कि तुम्हारे जो बाइक के पीछे एक महिला बैठी हुई है वो कौन थी, उसका नाम बताओ, तो शुरू में तो इधर उधर की वो बातें करने लगता है, लेकिन जब पुलिस उसे सख्ती से पेश आती है तो वो बताता है कि उस महिला का नाम गोपाली देवी है। पुलिस वाले गोपाली देवी का नाम सुनकर थोड़ा सन सा रह जाते हैं। सन इसलिए रह जाते हैं क्योंकि ये नाम वो पहले भी सुन चुके थे। दरअसल ये नाम था धन्ना लाल की पत्नी गोपाली देवी का, जिसकी अभी हाल ही में मौत हो चुकी थी। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि वो कहाँ है, उनसे मुलाकात करनी है। फिर वो उस महिला को बुलवा देता है। महिला जब सामने खड़ी होती है तो पुलिस वाले देखकर और भी हैरान इसलिए थे क्योंकि ये तो वही महिला है जो 2 दिन पहले बहुत जोर जोर से रो रही थी और यहाँ पे वो बाइक पे पीछे बैठ के घूम रही है। आखिरकार ये वाली बात तो उसने जिक्र ही नहीं की जब उस वक्त पति के शव को वो देखने आई थी, जब हमने उनसे सभी बातें पूछ रहे थे। इसके बाद पुलिस इससे पूछताछ करती है तो ये कहती है कि साहब मैं तो इनके यहाँ दुकान पर काम करती हूँ। फिर पुलिस ने जब टेढ़े मेढ़े सवाल पूछने शुरू किए तो टेढ़े मेढ़े सवालों का सीधा सीधा जवाब ये नहीं देती है। पुलिस को यहाँ पर शक होने लगता है। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की तो महिला कहने लगती है कि साहब ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 5 साल पहले। 5 साल पहले इसकी एक मुलाकात होती है जिसका नाम दीनदयाल कुशवाहा होता है, जो कि उसी कपड़े के दुकान का मालिक होता है जो कि वहीं पे खड़ा था।
मुलाकात होते ही प्यार हो जाता है और इन दोनों में नज़दीकियां आ जाती हैं। कभी कभार पति पत्नी जैसे रहने भी लगते हैं। फिर मौका मिलते ही दीनदयाल कहता है कि तुम मेरी दुकान पे ही क्यों नहीं काम कर लेती हो, यहाँ हमें कोई रोकने टोकने वाला होगा भी नहीं और जब हम चाहेंगे साथ में वक्त बिता सकते हैं, संबंध बना सकते हैं। फिर वो यहाँ पर काम करने लगती है। समय के साथ इसका पति धन्नालाल को शक होने लगता है कि उसकी पत्नी इतनी ज़्यादा जो खुश रहती है उसकी आखिर राज क्या है। वो रोज के रोज तैयार होकर कहीं जाती है। जब उससे पूछा जाता है तो बताती है कि वो फैक्ट्री में काम कर रही है। धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगता है, घर में झगड़ा भी होने लगता है। तब जाके एक बार इसका पति जो है ये इसका पीछा करने लगता है। 15 मार्च 2025 की शाम 4 बजे आखिरकार वो उसी दुकान पर पहुंच जाता है जिस दुकान पे यानी कि श्री श्याम फैशन पर वो काम करती थी। अंदर जैसे प्रवेश करता है, पत्नी घबरा जाती है, डर जाती है और उसका जो पति है वो आकर यहाँ पर गुस्सा करने लगता है। वह कहता है कि तुम तो कहती थी कि फैक्ट्री में काम करती हो, लेकिन यहाँ क्या कर रही हो तुम। पत्नी समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता। फिर वो उसे प्यार से दुलार करके किसी तरकीब से ऊपर वाले कमरे में लेके जाते हैं जो दुकान के ऊपर ही होती है। वहां ले जाने के बाद भी वो शांत नहीं हो रहा था। तभी वहां पे एक लोहे का रॉड रखा रहता है। लड़की क्या करती है कि उस रॉड को उठाती है और पूरी ताकत के साथ धन्नालाल के सर पर मार देती है। जैसे ही उसको रॉड लगती है वो फर्श पर गिर जाता है और फर्श पर गिरते ही वो तड़पने लगता है। इसी बीच में मौका पाते ही ये दोनों फैसला लेते हैं कि इसका तो काम तमाम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जिंदा रहेगा तो हम कभी मिल नहीं पाएंगे। लेकिन वो भूल रहे थे कि ये जो कर रहे हैं वो बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं थी, ना ही उस महिला को इस बात की कोई फिक्र थी। उसके 3 बच्चे हैं, उनकी जो देख रेख है वो कौन करेगा। उनको ना इस बात का फिक्र था ना कोई भविष्य की फिक्र थी। फिर वो दोनों इस हत्याकांड को अंजाम दे देते हैं। अब ये फैसला लेते हैं कि क्यों ना इस लाश को ठिकाना लगाया जाए। लाश को ठिकाना लगाने के लिए उसकी लाश को प्लास्टिक के कट्टे में रखा जाता है, एक तरह से पैक कर देते हैं और बाइक पे बीच में रखते हैं। आगे प्रेमी होता है, पीछे खुद बैठ जाती है और ये बाइक लेकर वहां से निकल जाते हैं। अभी उजाला ही था, अभी पूरी तरीके से अंधेरा नहीं हुआ था, इसलिए ये बाइक को इधर उधर घुमा रहे थे। करीब करीब 5 किलोमीटर का सफ़र ये घंटे भर में तय करते हैं और घंटे भर सफ़र तय करने के बाद ये पहुंच जाते हैं जयपुर हाईवे के किनारे। एक नवेटिया का पुलिया है, वहीं एक खाई सी है, वहां पर जाकर शव को रखते हैं और उसके ऊपर पेट्रोल वगैरह डाला जाता है और आग लगा दी जाती है। लेकिन जब उसकी लपटें ज़्यादा तेज होने लगती है तो उन्हें लगता है कि ऐसा ना हो कि वही पकड़े जाए, इसलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन शव पूरी तरीके से वहाँ पे जल नहीं पाता है, चेहरा उसका दिख रहा था। फिर एक राहगीर की नज़र उस पर पड़ती है तो आखिरकार कातिलों तक पुलिस कड़ी मुशक्कत के बाद पहुँच ही जाती है और घटनाक्रम का खुलासा करती है। जो ये औरत थी उसकी उम्र 40 साल होती है। अपने से 10 साल छोटे एक व्यक्ति से ये आशिकी करने लगती है। इसके साथ अवैध संबंध में पड़ जाती है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार आज इस समाज में महिलाएं किस ओर जा रही हैं। अपने पति की किस तरह से हत्या करती है, उसे मौत के घाट उतरवा देती है और सोचती है कि वो कभी पकड़ी ही नहीं जाएंगी। लेकिन ये नहीं जानती कि पुलिस जब ईमानदारी से जांच पड़ताल करती है तो कातिल हो या अपराधी, कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो पकड़ा ही जाता है। यहाँ भी ऐसा ही होता है। गोपाली देवी पकड़ी जाती है, उसका प्रेमी भी पकड़ा जाता है, दीनदयाल कुशवाहा, और फिर वो जेल में हैं। उनके खिलाफ पुलिस चार्जशीट लगाकर कम से कम समय में इन्हें सजा दिलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर? जो 2 बेटियां हैं, एक बेटा घर पर है, उनका क्या कसूर? उनकी परवरिश कैसे होगी? दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।